चलिए बताइएगा, जो आकर्षण बल परमाणु नाभिक में न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रहता है वे क्या कहलाते हैं? वह आकर्षण बल, फिर से सुनिए, जो आकर्षण बल परमाणु नाभिक में न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रहता है वे कौन से बल कहलाते हैं? हाँ सही है, नाभिकीय बल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग से हमेशा कम होता है। नाभिक के द्रव्यमान में हुई इस कमी को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। हाँ सही है, हाँ सही है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहलाता है? इसको इलेक्ट्रॉनिक भी संख्या बोल सकते हैं, समान। हाँ ना, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉनों की संख्या समान, ठीक है, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ तत्व वैसे होते हैं जिनके परमाणुओं का परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं? सही है, ठीक है, आइसोबार या संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं तो कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। यह लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, अतः न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के संयोग से किसी नाभिक बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे नाभिक का कौन सा ऊर्जा कहते हैं? उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। हाँ, बंधन ऊर्जा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का कुल धन आवेश और लगभग सभी द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है वह परमाणु का क्या कहलाता है? सही है, नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होती है? ठीक है, 10 के पावर -12 सेंटीमीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाभिक का घनत्व परमाणु के घनत्व से कितना गुना अधिक होता है? हाँ सही है, 10 के पावर 12 गुना अधिक होता है। ठीक है, पाई मेसोन की खोज कब और किसने की थी? हाँ सही है, 1935 में यूकावा। ठीक है, पाई मेसोन दो प्रकार की होती है, कौन कौन? धनात्मक और ऋणात्मक। सही है, धनात्मक और ऋणात्मक पाई मेसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई मेसोन का जीवन काल कितना सेकंड होता है? -8, हाँ 10 के पावर -8 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाई मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 274 गुना। ठीक है, 274 गुना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊर्जा के वे बंडल जो प्रकाश की चाल से चलते हैं? फोटोन। सही है, फोटोन। ठीक है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर शून्य होता है। हाँ, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिग्स बोसोन की खोज कब और किसने की थी? हाँ, ये कौन बोसोन है सर? पीटर हिग्स। हाँ, 1964 में पीटर हिग्स। इसे मीडिया वाले ने गॉड पार्टिकल्स की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, समान आवेश के कारण प्रोटॉनों में प्रतिकर्षण होता है परंतु इस प्रतिकर्षण के बावजूद नाभिक अस्थायी होता है, क्यों? हाँ, क्योंकि नाभिक बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताएगा कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के कैमे भाग को एएमयू एक एएमयू कहते हैं। हाँ सही है, 1/12वें भाग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक को आजकल क्या कहते हैं? एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 मेगावोल्ट बराबर कितना जूल होता है? हाँ सही है, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या नाभिकीय अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करती है? नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। हाँ ठीक है, हाँ 1950 में आइंस्टीन ने अपने अपेक्षता का सिद्धांत को प्रतिपादित करके यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना, तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। ठीक है, संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? वही द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव्यमान में ऊर्जा का परिवर्तन ही नाभिकीय ऊर्जा का मूल स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है E = mc² में C क्या है? ठीक है, प्रकाश की चाल है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? हाँ सही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 किलोग्राम के समतुल्य ऊर्जा कितना जूल के बराबर होती है? 9 × 10⁻16 जूल है ना, 9 × 10⁻16 जूल के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो समान लगभग समान आकार के नाभिकों में टूटता है क्या कहलाता है? सही है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, किन दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करके इसके नाभिक को दो खंडों में विभाजित किया था? हाँ स्ट्रॉसमैन और हॉर्न। ठीक है, स्ट्रॉसमैन और हॉर्न। हाँ, यूरेनियम 235 के नाभिक के इस विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसी ऊर्जा को कहते हैं नाभिक की ऊर्जा। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में केवल बेरियम और क्रिप्टॉन के समस्थानिक ही नहीं किंतु अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य है तथा परमाणु संख्या कितना के मध्य होते हैं? नहीं नहीं, 36 से 58 के मध्य होते हैं परमाणु क्रमांक, जिसका द्रव्यमान 72 से 162 के मध्य और परमाणु क्रमांक 36 से 58 के मध्य होता है। ठीक है, समस्थानिक का। अगला क्वेश्चन यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन होने पर कितने नए न्यूट्रॉन निकलते हैं? सही है, 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। सही है, अगला क्वेश्चन है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में से कितने आवेशित कर लिया जाता है? सही है, 2 आवेशित कर लिया जाता है जिसके कारण यह अभिक्रिया धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से होता है। ठीक है,
अनियंत्रित अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में के दौरान उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या पर नियंत्रण नहीं होता। इस कारण विखंडित होने वाले परमाणु की संख्या किस क्रम में बढ़ता जाता है? क्यों में रहता है? हाँ, 1 3 9 27 ऐसे करके। सही है, 1 3 9 27 81। ठीक है, इसीलिए जो है इस पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। ठीक है, और परमाणु बम किस पर आधारित होता है? हाँ, ठीक है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था? फर्मी। सही है, एनरिको फर्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इन दिनों भारत में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है? थोरियम और प्लूटोनियम। सही है, थोरियम और प्लूटोनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंदित करने के लिए किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? भारी जोड़ा ग्रेफाइट। हाँ, सही है, भारी जलिया ग्रेफाइट का मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है? सही है, कैडमियम या बोरोन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये छड़ें क्या कहलाती हैं? हाँ, ठीक है, कंट्रोलर रड कहलाती है, नियंत्रक छड़ें कहलाती है। ठीक है, और ये जो नियंत्रक छड़ें होती है विखंडन में उत्पन्न होने वाले दोनों में से कितना को अवशोषित कर लेती है? 2। हाँ, 2 को अवशोषित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसा रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? फिर से सुनिए, ऐसा रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? कौन सा रिएक्टर कहलाता है? ये कहलाता है ब्रीडर रिएक्टर। हाँ, ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, यूरेनियम 238 में प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 के यूरेनियम 200 बदल जाता है। हाँ, ये बदल जाता है, यूज नहीं, बदल दिया जाता है। थोरियम से बदल जाता है। यूरेनियम 238 से बन जाता है प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 से यूरेनियम 233 बन जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, परमाणु बम को सामान्यतः और क्या कहा जाता है? एटम। हाँ, उसे नाभिकीय बम, नाभिकीय बम भी कहा जाता है परमाणु बम को। ठीक है, एटम बम तो ये है। अगला क्वेश्चन है, और परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? विखंडन। सही है, हाँ, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, हाँ, ये अनियंत्रित है, अनियंत्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। हाँ, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? हाँ, सही है, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर 1945 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट में वायु का प्रचंड झोंका आता है तथा ताप कम से कम कितना डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? हाँ, सही है, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम परमाणु बम अमेरिका के द्वारा कब और कहां गिराया गया था? हाँ, सही है, 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय है ना, हिरोशिमा नामक स्थान। हाँ, ठीक है, बमवर्षक विमान का नाम था B-29। पहला बम व्हाइट सैंड में गिरा था।
वो परीक्षणीय किया था। हाँ, परीक्षण किया था और ये यूज कर दिया यूज किया है ना। विमान का नाम B-29 इनोला। यूएस में। हाँ, और इसके 3 दिन बाद है ना। ठीक है, नागासाकी पर ठीक है फैटमैन, हाँ फैटमैन नामक बम गिराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974। सही है, ठीक है, 18 मई 1974 पोखरण में। ठीक है, फिर दूसरा परीक्षण कब किया था? 1998 मई 1998। ठीक है, 11 एवं 13 मई 1998। ठीक है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। सही है, नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन है। और वो फ्यूजन है, हाँ विखंडन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान इसके पूर्व के नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी किसके अनुसार प्रदर्शित हो जाती है? ऊर्जा में बदल जाता है। हाँ, मतलब कि समीकरण बताना है। हाँ, आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, E = mc²। आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 57-58 फिजिक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा केमिस्ट्री में, मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है? सही है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ आश्रु गैस के नाम बताइए। आंसू गया बढ़िया हो गया। वो वाला हाँ हाँ, वो जो छोटा है ना सर, वो क्लोरो कुछ क्लोरो एसिटिनोन है करके। हाँ ठीक है, अल्फा क्लोरो एसिटोक्विनोन और एक है एक्रोलीन। हाँ, एक्रोलीन और अल्फा क्लोरो एसिटोक्विनोन। ठीक है, नियोप्रीन किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है? यह संश्लिष्ट रबर है। नियोप्रीन किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है? 2-क्लोरोब्यूटाडाइन। हाँ, 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण से नियोप्रीन प्राप्त होता है, जो कि एक संश्लिष्ट रबर है, नियोप्रीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है? विनाइल क्लोराइड। हाँ हाँ, विनाइल विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है, जिसके बहुत से अणु बहुलकीकृत होकर किस नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं? टेफ्लॉन। हाँ, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन ने कलर बोल रहा था अगला क्वेश्चन बताएगा, मस्टर्ड गैस की तरह एक अत्यंत जहरीली गैस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। ये दूसरा है, यह है लुईसाइट। हाँ, लुईसाइट। ये मस्टर्ड गैस की तरह
अत्यंत जहरीली गैस है जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था रासायनिक हथियार के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? वही मस्टर्ड गैस। हाँ, मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है ना। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोऑक्साइड क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है क्लोरोपिक्रिन। हाँ, क्लोरोपिक्रिन। और यह भी एक विषैली गैस है जिसका उपयोग युद्ध काल में किया जाता है। हाँ, ल्यूसाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड कारखाने में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। हाँ, साइनाइड भी कहीं कहीं देता है, रहता है। देगा ना तो ड दे देगा और ट दे देता है। हाँ, तो ट अलग होगा। ट होता है 84 में हुआ। 3 दिसंबर 1984। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, एलपीजी में मुख्यतः क्या रहती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में हाँ ब्यूटेन और प्रोपेन। कभी मीथेन भी रहता है। हाँ, मीथेन भी रहता है ना। हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है, एलपीजी का पूर्ण रूप बताइए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलएसडी का पूरा नाम बताइए। हाँ, यह है कि भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। हाँ, इसका पूरा रूप है लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड, है ना, डाइथाइलेमाइड, लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को और क्या कहा जाता है? यह एक ज्वरनाशी तथा पीड़ानाशी दवा है। जो हाँ एस्पिरिन। हाँ, सही है, एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन को ऐसे पूछता है क्वेश्चन, एस्पिरिन को और क्या कहा जाता है ना, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निर्जल एसिटल डिहाइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, जिसका उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है? बताइए। वो है पैरलडिहाइड। हाँ, पैरलडिहाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम क्या है? यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम है हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामिथिलीन, हाँ, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। इसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में किया जाता है। कास्टिक पोटास यानी KOH की उपस्थिति में एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ संघनित होकर कौन सा यौगिक बनाता है? यह बनाता है क्लोरेटोन। हाँ, क्लोरेटोन, जिसका उपयोग पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गेमेक्सेन का नाम क्या है? हाँ, गेमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हाँ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है। यह एक प्रबल कीटाणुनाशक है। ठीक है। क्लोरल, यह एक तैलीय व रंगहीन द्रव है
इसे क्लोरीन पर एसिटाल्डिहाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? क्लोरल का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और इसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? क्लोरल का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? डीडीटी। हाँ, डीडीटी, ठीक है। और डीडीटी का पूरा रूप क्या है? हाँ, सही है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। कच्चे फलों को पकाने एवं उसके संरक्षण में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? सही है, एथिलीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्थानीय निश्चेतक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, वो सल निश्चेतक में किया जाता है, स्थानीय निश्चेतक में। हाँ, एथिलीन ब्रोमाइड, एथिलीन ब्रोमाइड, ठीक है। और सल क्रिया में निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे जीवभार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेथिलेटेड स्पिरिट बनाने में, कृत्रिम रंग बनाने में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? यह मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में घड़ियों के कलपुर्जे को चिकना रखने में किस कार्बन यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, सही है, ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जीवाणुनाशक के रूप में फोटोग्राफी की प्लेट पर जिलेटिन फिल्म को स्थिर रखने में, अंडे की सफेदी से वाटरप्रूफ कपड़ा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। शराब तथा अन्य अल्कोहलीय पेय बनाने में, दवाओं के काम आने वाले टिंचर बनाने में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? सही है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सिरके के रूप में, अचार चटनी आदि बनाने में, औषधि तथा रंग उद्योग में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, एसिटिक एसिड। जीवाणुनाशक के रूप में फलों के रसों को सुरक्षित रखने में, चमड़े के व्यापार में, रबर के व्यवसाय में और रबर का स्कंदन करने में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सही है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसिटामाइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? एसिटामाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अगला बताएगा, किससे नकली रेशम बनाया जाता है? हाँ, किस सेलुलोज से नकली रेशम? तो ये नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों की छपाई तथा रंगाई में, रोशनाई और कोल्टार में के रंग बनाने में, चमड़े के विरंजन में 10% विलियन से रोशनाई के निशान साफ करने में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? सही है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड तथा यूरिया प्लास्टिक बनाने में, खाद के रूप में तथा उनके दवाओं के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूरिया, हाँ, यूरिया, ठीक है। शुष्क धुलाई में, विलायक के रूप में, दवा उद्योग में, रंग उद्योग में, विस्फोटक बनाने में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? टोलुइन का इस्तेमाल किया जाता है, टोलुइन, हाँ, टोलुइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कीटाणुनाशक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सारा है ना, इसमें गेमेक्सिन, हाँ, गेमेक्सिन का इस्तेमाल कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। मूत्र रोग के उपचार में यूरोट्रोपिन, हाँ, यूरोट्रोपिन, ठीक है। और अग्निशामक के रूप में, हाँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। बियर, शैंपेन, है ना, रम, इस सब में सबसे कम अल्कोहल की मात्रा किसमें होती है? बियर में। ठीक है, और सबसे ज्यादा अल्कोहल की मात्रा रम में होती है। ठीक है, चलिए बताइएगा, विस्की में अल्कोहल का मात्रा कितना परसेंट होता है? हाँ, 40 से 50, 40 से 50 होता है विस्की में। ठीक है, और विस्की का स्रोत क्या है? स्रोत, हाँ, जौ, जौ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और रम शीरा, हाँ, शीरा से, शीरा, और ब्रांडी सही है, अंगूर से। ठीक है, और जीन मकई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बियर में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है? 3 से 6%। सही है, 3 से 6%। ठीक है, और शैंपेन में? शैंपेन 10 से 15, हाँ, 10 से 15। ठीक है, और बियर का स्रोत क्या है? जौ। ठीक है, और शैंपेन का स्रोत अंगूर। ठीक है, और पोर्ट और शेरी का स्रोत गुड़, और साइडर का स्रोत है सेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिथाइल अल्कोहल को और किस नाम से भी जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल को और किस नाम से भी जाना जाता है? कास्ट स्प्रिट, हाँ, कास्ट स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शुरू में यह मुख्य रूप से लकड़ी के भंजक श्रवण से ही प्राप्त किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेन अल्कोहल, हाँ, अन, क्योंकि यह स्टार्चयुक्त पदार्थों से प्राप्त होता है, जिसमें स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है? 100%, हाँ, 100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट को और क्या कहते हैं? कौन सा अल्कोहल? इसे व्यवसायिक अल्कोहल भी कहते हैं, कॉमर्शियल अल्कोहल, है ना। और कॉमर्शियल अल्कोहल में कितना प्रतिशत इथाइल अल्कोहल होता है? 95.6, हाँ, 95.6% इथाइल अल्कोहल होता है, और मात्र 4.4% जल होता है। अगला क्वेश्चन है, परिशोधित स्प्रिट, बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सही है, पावर अल्कोहल, शक्ति अल्कोहल, है ना, पावर अल्कोहल। ठीक है, पीने के अयोग्य बने हुए इथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विकृतीकृत अल्कोहल, है ना, विकृतीकृत अल्कोहल। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें शराब व शराब बनाने के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? ओनकोलॉजी, हाँ, ओनकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ओनको नहीं, गलत बोल रहे हैं, यह ओनोलॉजी, हाँ, ओनोलॉजी, ओनको नहीं, ओनोलॉजी। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें शराब व शराब बनाने के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ओनोलॉजी कहलाता है। ओनकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे इसमें पढ़िएगा, पेज नंबर 153-54, प्राकृतिक रबर है लास्ट में।
चलिए बताइएगा, विटामिन ई को और क्या कहते हैं? हाँ, उसका रासायनिक नाम है, उसे और क्या कहते हैं? विटामिन ई को हाँ, जिसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। हाँ, प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। विटामिन ई की अभाव से क्या होता है? सही है, मनुष्य नपुंसक हो जाता है और उसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है। विटामिन ई का स्रोत? बहुत सारे चना हो गया, दूध भी होता है। ठीक है, गेहूं, चना, हरी पत्तेदार सब्जी, मांस, ये सब में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है। मछली। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम? ठीक है, पिलोक्विनोन। पिलोक्विनोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है, मानव शरीर में कम से कम कितने तत्व पाए जाते हैं? 29। सही है, 29 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी होने पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है? के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का दैनिक मात्रा प्रतिदिन कितना ग्राम है? हाँ, 2.5 ग्राम। ठीक है। 2.5 ग्राम। कौन सा खनिज विटामिन डी के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है? सही है, कैल्शियम। ठीक है। मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितना ग्राम है? हाँ, 1.2 ग्राम। हाँ, 1.2 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता कितना ग्राम है? ठीक है, 1.2 ग्राम। हाँ, दोनों सेम है, कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है। अगला बताइए, कौन सा खनिज आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है? आयरन। ठीक है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होगा ना, हीमोग्लोबिन में आयरन पावर ज्यादा। चलिए, अरक्तता, जब शरीर में अरक्तता हो जाता है यानी एनीमिया हो जाता है तो कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं? हाँ, आँख के सामने अंधेरा छा जाता है। ठीक है। चक्कर आ जाता है, अब भूख भी नहीं लगता है। ठीक है। हाँ, एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में लगभग कितना मिलीग्राम लोहा आवश्यक होता है? सही है, 20 मिलीग्राम। हाँ, 20 मिलीग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, घेंगा या ग्वाइटर। ठीक है। गलगंड यानी ग्वाइटर के बाद कौन सी अवस्था आती है जिससे प्रभावित व्यक्ति में शरीर और मानसिक परिवर्तन होने लगता है? हाँ, क्रेटिनिज्म। हाँ, क्रेटिनिज्म की अवस्था आ जाती है जिससे प्रभावित शरीर में शरीर और मानसिक परिवर्तन होने लगता है। ठीक है। मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 65 से 75। सही है, 65 से 75। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उल्टी तथा अतिसार से मानव शरीर में जल की कमी हो जाती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। हाँ, सही है, निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है। अगला है, वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ एवं तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, क्या कहलाता है? सही है, बैलेंस डाइट कहलाता है, संतुलित आहार।
सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को कितना से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक हाँ सही है, 3100 से 3500 कैलोरी। ठीक है। और 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन के लिए लगभग कितना ग्राम प्रोटीन, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट और कितना ग्राम वसा आवश्यक होता है? ये 90 ग्राम प्रोटीन होता है ना, और 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य तत्वों का होना आवश्यक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः वयस्क व्यक्ति को औसतन कितना लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए? सही है, 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर। ठीक है। अच्छा पी लेते हैं कि नहीं 4 से 5 लीटर? जरूरी है बस खून गाढ़ा हो गया होगा। लंबी अवधि तक भोजन की मात्रा कम होने से उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? हाँ अल्प पोषण। ठीक है, हाँ अल्प पोषण। और लंबी अवधि तक अत्यधिक भोजन लेने से उत्पन्न स्थिति को अतिशय पोषण। हाँ अतिशय पोषण कहते हैं। एकदम बैलेंस रहना है। ठीक है। बताएगा शरीर की क्रियाएं किन किन तंत्रों द्वारा संपादित होती है? 7 है कि 8 है? 9 तंत्र। हाँ 9 तंत्र। पाचन, पोषण, परिसंचरण, सही है, एकदम सही है। ठीक है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और पेशी तंत्र। हाँ 9 तंत्र हैं। ठीक है। मेन चीज है प्रजनन तंत्र। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठोस जटिल बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं के में निम्नीकरण को क्या कहते हैं? उसे पाचन, हाँ डाइजेशन कहते हैं। हाँ और पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को ही पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? एक है आहार नाल और दूसरा है संबद्ध पाचन ग्रंथियां। संबद्ध पाचन ग्रंथियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो कहाँ शुरू होती है और कहाँ तक अंत हो जाती है? सही है, मुख से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। ठीक है। मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन है? मेन भाग है गुह, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और आंत। हाँ मेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, आहार नाल का पहला भाग कौन होता है? सही है, मुख गुहा। मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तालु। हाँ मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहा जाता है। ठीक है।
जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? श्वेत कलियां। हाँ, श्वेत कलियां। हाँ, टेस्ट बड्स। हाँ, टेस्ट बड्स कहते हैं उसको। और इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों, हाँ, मीठा, खट्टा, खारा आदि का पता चलता है। ठीक है। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? अग्रभाग। ठीक है। और बताइएगा कड़वे स्वाद का पता? ठीक है। जीभ जीभ के पश्च भाग, पश्च भाग यानी पीछे वाला भाग। ठीक है। हाँ, पीछे वाला भाग। अब बगल के भाग से खट्टा, हाँ, खट्टे का स्वाद का पता चलता है। ठीक है। हाँ, पीछे। मीठा तीखा और कड़वा। पश्च भाग कुछ और चल गया। हाँ, पश्च भाग से कड़वा स्वाद। मीठा कंठ के निकट का भाग जो है कड़वा स्वाद। अगल बगल वाला बताइए खाली। हाँ, अगल बगल के खट्टा। खट्टा। हाँ, अगल बगल खट्टा। हाँ, अगल बगल हाँ आ जाएगा, आगे भी आ जाएगा अगल बगल। ठीक है। ऐसे ना तीखा तो कहीं भी लग जाता। हाँ, तो यहाँ भी लगा तो तीखा लगेगा। हाँ, लगेगा। ठीक है। चलिए, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती है। मनुष्य के दांत किन किन प्रकारों के होते हैं? हाँ, गर्दंती वो अलग हो गया। ये गर्दंती, द्विवारदंती और विषम द्वंती। हाँ, विषम द्वंती। ठीक है। देखिए, अब इसका अलग अलग अर्थ है ना। गर्ददंती से तात्पर्य है ये जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं, है ना। गर्ददंती जबड़े के हड्डी में धंसा रहता है। ठीक है। हाँ, ये होता है गर्ददंती। ठीक है। और द्विवारदंती से तात्पर्य है कि ये जीवन में 2 बार, हाँ, 2 बार निकलते हैं, यानी दूध के दांत। हाँ, द्विवारदंती दूध के दांत। ठीक है। हाँ, जबकि विषम दंती से तात्पर्य है कि ये एक से अधिक बार, अधिक प्रकार के होते हैं, है ना। विषम दंती जो होता है एक से अधिक प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में कितना दांत होता है? 16, है ना। कुल मिलाकर के 32 होता है। ठीक है। हाँ, और जबड़े के आधे दांत दाईं ओर और आधे दांत बाईं ओर रहता है, इधर से इधर। ठीक है। जबड़े के प्रत्येक ओर कितना कृंतक होता है? हाँ, 2 कृंतक होता है। और रदनक कितना होता है? 1। हाँ, रदनक 1 होता है ना। जबड़े के प्रत्येक ओर 1 रदनक। और अग्र चवर्णक कितना होता है? 2। और चवर्णक कितना होता है? 3। ठीक है। शैशवावस्था के दांत को क्या कहते हैं? हाँ, मिल्क टूथ। ठीक है, दूध के दांत। और इनकी संख्या होती है 20। और वयस्कावस्था में निकले दांत को क्या कहते हैं? अस्थाई दांत। हाँ, अस्थाई दांत, परमानेंट टूथ। ठीक है। परमानेंट टूथ। 24 साल का दांत निकलता है। और मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं। एक सिंगल पीस दांत है, उसका 3 भाग होता है। कौन कौन? एगो ऊपर वाला। हाँ, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? शिखर। हाँ, और मध्य भाग को गिरवा। हाँ, और निचला भाग जड़। हाँ, निचला भाग जड़। ठीक है, शिखर। दांत का वह भाग, शांत रहिए, दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकलता है क्या कहलाता है? हाँ, शिखर या सिर। ऊपर जो निकलता है शिखर या सिर कहलाता है। हाँ, और जड़ तथा शिखर के बीच का भाग कहलाता है गिरवा। गिरवा या गर्दन। ठीक है। और दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा रहता है वो जड़ होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, उसे क्या कहते हैं? जड़। हाँ, कैविटी होता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक कैविटी होता है, कैविटी को हिंदी में गुहा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पल्प कैविटी। हाँ, पल्प यानी मज्जा गुहा, है ना, मज्जा गुहा यानी पल्प कैविटी कहते हैं उसको। ठीक है, पल्प क्या? पल्प कैविटी, ऑरेंज जो होता है ना, वो दाना दाना, उसको पल्प कहते हैं। पल्प। जो रेशम है, पल्प बोलते हैं। मैं समझ, लेकिन हमें पल्पी ऑरेंज। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनामेल। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? हाँ, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी। हाँ, ग्रसनी कहलाता है। फायरिंग्स कहते हैं अंग्रेजी में उसको, फायरिंग्स। ठीक है, और ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार, गुलेट, जो आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रसनी में खुलता है, ग्रास नली में खुलता है, तथा दूसरा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। हाँ, एपिग्लोटिस। जब मनुष्य जब भोजन करता है तो यही पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। हाँ, तो वही एपिग्लोटिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार यानी गुलेट के द्वारा ग्रस नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो कहाँ खुलती है? सही है, हाँ, अमाशय में खुलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार पेशीय तथा संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंत ही कई तरह के संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं क्रमाकुंचन। हाँ, क्रमाकुंचन कहते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस्टोलिस, पेरिस्टोलसिस कहते हैं उसको। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। चलिए, ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 238-39।